आपने बोला जो अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, तो दिल्ली इज़ अ प्लेस. लोग जाते भी हैं अपने अपने शहर में, सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं. बट डोंट यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं? डू यू थिंक कि नहीं हो पाते? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी ज़माने में पावरफुल लोगों के साथ में थे, इसलिए. So it gets you think that gets rewarded? Yes, not over the always, time? but sometimes, especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा. पर हाँ, जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे. बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नज़दीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, उनको पावर मिलती है. फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं. वैसे भी किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा. आप अपनी इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा. नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती है. और दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है. तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जहाँ परिवारवाद नहीं है वहाँ यारवाद है. ट्रस्ट होना चाहिए. आप इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज़्यादा योग्य है, ट्रस्टवर्दी नहीं है. और ट्रस्टवर्दीनेस में मज़ा तब है जब दोनों सेंस में हो. एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा. तो एबिलिटीज भी हैं, शानदार एबिलिटीज हैं, बट ट्रस्ट ज़्यादा है. ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट कि धोखा नहीं देगा, ये ज़्यादा है. डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज़्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज़्यादा बनना चाहिए देन टैलेंटेड? एक बेसिक टैलेंट के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते. किसी भी फील्ड में शायद नहीं कर पाएंगे. आप देखेंगे हर पॉलिटिशियन के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, लेकिन वो हमेशा ड्राइवर या एसोसिएट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट उससे ज़्यादा नहीं है. बहुत हुआ तो कभी कोई मैसेज भेजना किसी के पास, भरोसेमंद है, उनके थ्रू भेजवा दिया, इतना हो जाएगा. पर वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे कभी. तो जिसको पावर चाहिए किसी भी संगठन में, उसको एबल तो होना ही पड़ेगा. टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पे उस पोजीशन को संभाल सके, लेकिन उससे ज्यादा उसको भरोसेमंद होना पड़ेगा. तो अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भरोसेमंद बनिए किसी के, और अपने भरोसेमंद बनाते रहिए कुछ लोगों को. How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है. देखिए, सारा खेल इस बात है कि पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं. जनरली हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है. एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से, एक आती है पॉलिटिक्स से, आप इलेक्शन लड़े पावरफुल बन गए, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो, आप किसी ऐसे समाज में जहाँ पावर कुछ फैमिलीज को ही मिलती है. जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो एक खास स्टेटस मिलेगा. ये दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है. तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए. सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी. यहाँ तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा. अगर आप माइनॉरिटी में हैं, आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना देंगे, वो नहीं होगा. तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है. डू यू बिलीव सो कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है. भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी तो केवल मनमोहन सिंह बने. और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे. वही वाला ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा. एबल थे, उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं. वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है.
पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है। वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जैसे अकबर के ज़माने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह का था। जब तक अकबर बड़ा ना हो, बैरम खां को पावर दी गई थी। हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, उसमें डिबेट है। राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे। तो माइनॉरिटी से वो थे, लेकिन उनके पीएम बने माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी। बाकी जो पावर्स हैं, अब क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो पैसा कोई कमा सकता है, सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि कोई कमा सकता है, और असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से वोट डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा, ये मैटर करता है। सो द पीपल हु हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स ओपिनियन, they become the most powerful people, at least before the election. But do you think so? Is Yes. it true? Yes. Fame is equals to power? Fame is one of the factors for the power. Don't you think fame बहुत ही loose metric है of power? It just, I feel it's an illusion कि मतलब आप बहुत famous हो तो कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं, power आपका ये नहीं सोचना होता। अच्छी बात है, आप यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके। वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से फेम एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनडायरेक्टली ऑफर दिया राज्यसभा जाने का। इनडायरेक्टली, सीधे ये नहीं कहा, लेकिन बातों से क्लियर था कि वो ये कहना चाह रहे हैं। मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे लगा कि कैसे मना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना कैसे ऐसे प्रस्ताव है, क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो एक रीजन ढूंढ रहा हूँ मना करने के लिए। बोले सर, अगर मैं सच बताऊं तो लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं उन 800 में से शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे। तो आपको क्यों आना पॉलिटिक्स में? पहले क्यों आते थे लोग कि अभी लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं। आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं। करप्शन करने की इंटेंट आपकी है नहीं? मैंने कहा हाँ, वैसा नहीं है। बोले मंत्री बनने की इच्छा? मैंने कहा नहीं। बोले फिर राज्यसभा में एक स्कोप है कि आप बोल पाएंगे और वो संसद टीवी पे देखेगा। संसद टीवी पे जितना देखते हैं लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं। तो देयर इज नो रीजन, अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी पे जो मेरा उतना मन नहीं था। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में कितने लोग होंगे देश में जो आपसे ज्यादा पॉपुलर होंगे? मेरे ख्याल से सब मिला के 100-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो बाकी लोग एस्पायर करेंगे आपकी जगह होने को, आप क्यों एस्पायर करेंगे उनकी जगह होने को? Who do you think इनमें कौन है जो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल होगा 100 फेमस लोगों में? Who do you think is more powerful? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसलिए फेमस हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से पहना करो। उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर, क्योंकि वो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। इट्स वेरी लेस लाइकली। कुछ का तो कर देंगे उसके बाद भी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
अगर आप एक कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आए, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अब कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया आजकल। उसके शो में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, और फिर हंस के बाद भी वापस बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को, तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। केवल हंसाने से वो बात नहीं आती है। अगर आप फिल्म सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे शायद, और आमतौर पर ऐसा होता भी है। लेकिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें और पार्टी जीत जाए, ये मुश्किल है, अनलेस कि आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहाँ फिल्म एक्टर को भगवान माना जाता हो। जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में ये ट्रेंड ज्यादा है, वहाँ फिल्म एक्टर्स भगवान जैसे हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बात अलग है। अदरवाइज नॉर्थ में या सेंट्रल में ऐसा नहीं दिखेगा। अगर लोग आपको एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, आपकी बातें कन्विंसिंग हैं, लॉजिकली कंसिस्टेंट है, कोहेरेंट है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, और उनको ये भी भरोसा है कि ये पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, आपने ओपनली कह भी रखा है और आपके बिहेवियर से दिख भी रहा है कि कम से कम सोशल मीडिया में इसके ओपिनियंस पैसे पर बेस्ड नहीं होते हैं, न दोस्ती पे बेस्ड है। तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप होती है, क्रेडिबिलिटी। और ऐसा माना जाता है कि नच करने में या परसुएट करने में जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो क्रेडिबिलिटी है। किसने कहा है और जिसने कहा वो कितना क्रेडिबल है। सो इफ यू हैपन टू डेवलप ए क्रेडिबिलिटी इन द सोशल मीडिया, और फिर आप जैसे पॉलिटिक्स की बात हम करें, अगर आपकी बातों से समझ में आ जाए कि आप पॉलिटिकली समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ बोल दिया कि अरे भाई इनको वोट देना, मेरा आदमी है, ये सब नहीं। अगर आपकी बातों में गहराई है और लोगों को समझ में आता है कि किस रीजन से आप बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या फैक्ट्स हैं, तो मैंने देखा है कि असर पड़ता है। लेकिन ये भी है, आप कितना भी समझदारी से बात कर लीजिए, अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोई इमोशनल मोमेंट आ गया तो इमोशंस हमेशा ओवररूल करेंगे थॉट्स को। ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि पहले लिम्बिक सिस्टम आता है, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, और अधिकांश आबादी लिम्बिक सिस्टम पे ही काम करती है। और परसुएशन मार्केटिंग की दुनिया का पहला उसूल ये है, अगर कुछ बेचना है, अगर कन्विंस करना है, तो डर सबसे बड़ा इमोशन है। डराओ और सॉल्यूशन दो। दुनिया के सारे बड़े विज्ञापन आप देखेंगे इसी फिलॉसफी पे टिके हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं आए तो ये हो जाएगा, हम बचाएंगे। डर और फिर सॉल्यूशन, यही विज्ञापनों में है। इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट देखिए, कभी भी तुम्हारा पति मर सकता है, इंश्योरेंस लो। तो वैसे ऐड जिसमें एक पत्नी अपने घर के अंदर पति को आवाज दे रही है, वो जवाब नहीं दे रहा, बालकनी में गई, कुर्सी पे लुढ़का हुआ है, घबरा गई है, फिर उसको हिलाया तो वो उठ गया, और उसने पति को बहुत जोर से मारा कि ऐसे क्यों करते हो। उसका अगला सेंटेंस क्या है, ये सच भी तो हो सकता था, इंश्योरेंस। इस एड से जितना इंश्योरेंस बिकेगा वो किसी भी कॉग्निटिव एडवर्टाइजमेंट से बिक ही नहीं सकता। ट्रू। तो फियर एंड द सॉल्यूशन फॉर द फियर इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एनी कैंपेन, एनी इन्फ्लुएंस। अब कंपटीशन का मतलब सिर्फ एक बात होती है, कंपटीशन कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं होती, पर उसका मतलब सिर्फ एक होता है, द्रोणाचार्य और कृष्ण। द्रोणाचार्य क्या है? प्रोफेसर है। अर्जुन को लड़ना सिखाया, पांडव को लड़ना सिखाया, कौरव को लड़ना सिखाया, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटर बनते हैं, आईएएस की परीक्षा देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। बेटा मर गया, आपको पता है कि आपका बेटा अमर है, वो मर ही नहीं सकता, बेटा मर गया, चलो आपने मान लिया मेरा बेटा मर गया, तो आपको किससे पूछना चाहिए? अपने आदमी से पूछना चाहिए। आप किससे पूछने जा रहे हैं? युधिष्ठिर से।
युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कोई बात नहीं, तुम झूठ कहां बोलोगे, तुमको इतना बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, झूठ इसमें कहां है, और फिर बता देना कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है वो मर गया है। तो तुमको एक लाइन बोलनी है, फिर दूसरी लाइन बोलनी है, लेकिन पॉज लेके बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, पर नर नहीं कुंजर, पर इसके बीच में 5 सेकंड का गैप होगा, उसी में मैं शंख बजाऊंगा। इसको कहते हैं कोच। द्रोणाचार्य मारे गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग सगे भाई हैं, है ना, पर दोनों आदमी के सोचने के तरीके में बहुत फर्क है। सारा जीवन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, अब भले वो चाय ना बेचते रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन एक सामान्य परिवार से तो थे ना, और सामान्य परिवार का व्यक्ति 3 बार भारत का प्रधानमंत्री। भाई एक इस देश का आदमी इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन्होंने कार्ड फेंक दिया कि मैं पहले चाय बेचता था। उसी पे मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि ये चाय वाला क्या चलाएगा। भारत की पब्लिक पहले इलेक्शन में भावुक हो गई कि चाय वाले को गाली दे रहा है, ये कांग्रेसी बदतमीज है। अच्छा देखो भारत की जनता का सोचने का तरीका, प्रधानमंत्री बना दिया, 5 साल बीत गए, कह रहे किस स्टेशन पे बेचते थे, तब नहीं पूछा, 2014 में नहीं पूछा, 19 में सवाल उठा कि मोदी जी किस स्टेशन पे चाय बेचते थे, बोले वालसाड़ स्टेशन पे, बोले वो था ही नहीं जब ये बात कर रहे हैं तब। मोदी जी ने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, इन्हीं लोगों ने कहा है। ये क्या है, स्ट्रैटेजी ही तो है। गुजरात मॉडल, गुजरात में लोगों के पास स्टोन एज से पैसा है। तुम कभी किसी गुजराती से दोस्ती करके देखो, पैसे के सिवा दूसरी बात ही नहीं करेगा वो। मीठा खाएगा, मीठा बोलेगा, दाल में चीनी डालेगा वो। हम पहली बार गुजरात गए, दाल में चीनी पड़ी थी, हमने कहा यार मीठा लग रहा है, बोला चीनी डाला है। मैंने कहा चीनी दाल में, हम मिर्ची डालते हैं दाल में, हमारा तड़का मारने का तरीका अलग है, तुम उसमें चीनी डाल दे रहे हो। तो बोले हम मीठा बोल गई तो जेब काटेगा। हमने कहा अरे यही बात सही है। तो यही तो समझा रहा था बेसिकली। कहने का हिस्ट्री पढ़ने का जो 4-5 कारण है। पहला कारण ये है कि कौन सा फैक्टर है जो किसी को आगे बढ़ा देता है, किसी को पीछे कर देता है। तो टेक्नोलॉजी, जो अपने समय की टेक्नोलॉजी में अव्वल रहेगा वो देश और वो समाज ताकतवर रहेगा। फिर शासक, शासक कितना व्यवहारिक है, कितना दूरदर्शी है। भाई देश को कौन आगे बढ़ाएगा, शासक बढ़ाएगा। नीति कौन बनाएगा, शासक बनाएगा। भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत सारे राइट विंग वाले नेहरू जी को गाली देते हैं, इनको पता नहीं जवाहरलाल नेहरू का मतलब क्या होता है। उनका जी वाइसराय की वाइफ से अफेयर था जी। तुम्हारा नौकरानी से नहीं रहा, वाइसराय, कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन हम उसको ग्लोरी नहीं कर रहे हैं, छोड़ो उसको, काम पे बात करो ना। ये सब पर्सनल पे क्यों जा रहे हो, आओ डिस्कशन करते हैं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी। नहीं वो तो पॉलिसी पे क्यों बात करेंगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। गांधी जी के नाम पर पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां मूर्तियां ना हो। हिंदुस्तान का आदमी गाली देता है। जो इनका पार्लियामेंट है ना ब्रिटेन का, वहां ब्रॉन्ज की सबसे बड़ी मूर्ति गांधी की लगी है कि यार इतना विजनरी। अंग्रेज परेशान, मॉडर्न इंडिया में पढ़ाएंगे तुमको। उस आदमी की दूरदर्शिता, सोच, ये लोग गाली देते हैं। अरे गांधी जी नीच आदमी था, नीच। कैसे? अब आप किसी एजेंडे में देते हो वो बात अलग है, ठीक है। गांधी को गाली क्यों देते हैं बीजेपी वाले? क्योंकि गांधी वोट बैंक है कांग्रेस का, और कोई बात नहीं है।
भाई आज डॉक्टर अंबेडकर की लोग क्यों, जो देखो वही डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के सामने लेटा जा रहा है, क्योंकि आज डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। उस आदमी की महानता में कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी जो देखो भाई, उनकी 8 किताबें हैं सबसे फेमस, उसमें से शायद ही किसी एक किताब को लोगों ने पढ़ा हो। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तैयारी में, मैं तुम लोगों से पहले दिन से कह रहा हूं, तैयारी का मतलब पढ़ाई नहीं है, समझ का विकास है। ये नहीं समझ पा रहा है और कोई समझाने जाएगा तो ये उसको जेल में बंद कर देगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ये चीजों को नहीं कनेक्ट कर पाता है, इसकी कमी यही है। ये भावुक हो जाता है, ये गुस्से में आ जाता है, और गुस्सा और भावुकता दोनों आदमी को पागल बना देती है। तुम देखो, तुमसे कोई उधार मांगने आएगा तो रोता हुआ ही आएगा, भैया बहुत परेशान है, बस 10 तारीख को दे देंगे, 10 अगस्त को दे देंगे। और जैसे वो तुमसे 10 अगस्त कहे, साल लिखवा लेना। अगर तुमने साल नहीं लिखवाया और दे दिया पैसा, तो कहेगा यार इतना 10 अगस्त बोले थे 2038 में। जब आदमी पैसा मांगने आता कैसे गिड़गिड़ाता है, और जब तुम वापस उससे पैसा मांगो तुम्हें गिड़गिड़ा के अपना पैसा मांगना पड़ता है। यही है मानव बुद्धि कि बलराम जी, अब जब दुर्योधन से गदा युद्ध चल रहा है और भीम मारते हैं जांग के नीचे, तो नियम था ही नहीं नीचे मारने, बलराम तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो कृष्ण समझाते हैं उनको, दोनों भाई हैं। भगवान, एक अभिमन्यु को गलत मारा कौरवों ने और बदतमीजी से मारा, तभी तो भगवान कृष्ण ने जब भी कोई मौका आता था, भगवान कृष्ण तुरंत याद दिलाते थे अर्जुन को। एक गलती की कौरवों ने, भाई वो लड़का फंस गया चक्रव्यूह में बीच में, चलो ठीक है आपने उसे मार दिया, उसके सर पे पैर रखने की क्या जरूरत थी? तो जब कर्ण का पहिया फंसता है जमीन में और कर्ण उतरता है अपना पहिया निकालने के लिए, तो अर्जुन पीछे बैठ जाते हैं। तो भगवान देखे पलट के, ये क्या? बोले बना ले, बोले बना ले। बोले तू मार इसको, मैं कह रहा हूं। कह रहा अच्छा नहीं लग रहा। बोले अच्छा नहीं लग रहा? तेरी पत्नी की साड़ी उतर रही थी, ये भी था बैठा हुआ। तेरे बेटे को मारा, ये बैठा हुआ था। फ्लैशबैक में ले आते हैं भगवान अर्जुन को। हिंदी मूवी में देखो कैसे एक्टर विलन को मारता है, फ्लैशबैक में जाता है, हीरोइन भाग रही है, घोड़ा चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है, तब उसके अंदर ताव आता है, तब मारता है विलन को। जयद्रथ जयद्रथ को कैसे मारा? चला आया तमाशा देखने के लिए। क्या जरूरत थी तुझे उस दिन बाहर निकलने की? तू उस दिन पूरा निकलता ही नहीं कि भाई अर्जुन की, जब अर्जुन मर जाएगा तो हमें बता देना। उसको तमाशा देखने के लिए बुला लिया कि भाई आजा तुझे तमाशा दिखाए। वो तमाशा देखने पहुंच गया और भगवान तुरंत अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जा रहा है चिता की तरफ बिना हथियार के, तो कहते हैं यार AK-47 लेता जा, तू छतरी है, तू बिना अस्त्र के कैसे जा रहा है? तब भी खड़ा है वो। और जैसे वो चिता पे पहुंचने देखें सूरज चमक रहा है, तो भगवान मुस्कुराते हैं अर्जुन को देख के कि सामने खड़ा है, तुझे किस बात का टेंशन है, मार। और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। कोच का यही काम ही है। कोच को इससे मतलब नहीं है कि तुम कैसे जीतते हो, बस तुम्हें जीतना है किसी भी कीमत पर। आपको देखिए कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब भी कानून की बात हो ना, तो गहरी बात कीजिएगा, हल्की बात मत कीजिएगा। लोग बहुत बोलते हैं कैसी पुलिस है, कैसा कानून है, इतना टाइम लगाते हैं, कसाब को बिरयानी खिला रहे थे, ये वो, तुरंत मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर दो तुरंत। एक अप्रोच ही होती है। एक कानून की दुनिया में एक ना आदर्श वाक्य चलता है जिसको बोलते हैं एक्सियोम चलता है। और वो एक्सियोम का मतलब है एक मूल वाक्य है जिसके बेस पर सब चीजें बनाई जाएंगी। सबसे मूल सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति था, यहूदी दार्शनिक था, मोसेस मेमोनाइट्स कहते हैं उस व्यक्ति को,
शायद आपने इसका नाम कभी सुना हो, नहीं सुना तो इसका वाक्य तो सुना ही होगा जो मैं बोलूंगा आपके सामने अभी। इनका वाक्य है, कई लोग बोलते हैं पर इनके नाम से उस वाक्य को जानते हैं। वो वाक्य ये है कि 1000 अपराधी बेशक छूट जाएं, आगे क्या है, हाँ वही, एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए कानून की समस्या पता है क्या है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, कई अपराधी इतने चालाक हैं कि छूट जाते हैं, कई बेकसूर ऐसे कि फंस जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति की एक भी बेकसूर को सजा ना हो और एक भी अपराधी ना बचे, हम तो ये चाहते हैं, पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम दो में से एक तरीका लेके चल सकते हैं। पहला, एक्स ने वाई की शिकायत की कि इसने मुझे मारा, ठीक, जज क्या करेगा? जज कहेगा कि भाई मैं न्यूट्रल होके चलूंगा, फिर तो फैसला हो ही नहीं पाएगा कई बार। तो मैं एक चीज प्रिजम्पशन लेके चलूंगा। प्रिजम्पशन का मतलब है कि जज की पूर्व मान्यता क्या है, पहले से क्या मान के चल रहा है, इसको बोलते हैं कानून की भाषा में प्रिजम्पशन, पूर्व मान्यता। तो हमारा लीगल सिस्टम हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, इंग्लैंड का हो, दुनिया के किसी भी सभ्य देश का हो, वो सब मानते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि जो शिकायत है वो झूठी है, जिसके खिलाफ शिकायत है वो बेकसूर है। हाँ, अगर साबित हो गया तो अपराधी मान लेंगे, जब तक साबित नहीं होगा तब तक इसको अपराधी नहीं मानेंगे, बेगुनाह मानेंगे। अब इससे क्या है, शिकायत करने वाले को साबित करना पड़ेगा, साबित नहीं हो पाए तो छूट जाएगा। इससे बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि शिकायत हुई और जज ने कहा हम मान के चल रहे हैं कि अपराध किया है भाई तूने, क्योंकि शिकायत की इन्होंने, तू साबित कर दे कि अपराध नहीं किया तो ठीक, वरना टांग देंगे। इससे क्या होगा, अपराधी एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन बहुत सारे बेकसूर भी टंग जाएंगे। तीसरा रास्ता है नहीं। तो भारत की सरकार, भारत की कानून व्यवस्था क्या करती है, सामान्य मामलों में ये मान के चलती है कि जब तक अपराध साबित ना हो तब तक बेगुनाह है, साबित होगा तो सजा देंगे। महिलाओं के मामले में, वंचित वर्गों के मामले में थोड़ा सा लिबरल है कि अगर इसने शिकायत की है तो कुछ हद तक मान लेते हैं कि शिकायत सही होगी, लेकिन फिर भी स्कोप मिल जाता है कि हाँ साबित करें दोनों पक्ष। आप इसको चेंज करना चाहेंगे या ये तरीका ठीक है? मतलब जब तक साबित ना हो तब तक बेगुनाह मानना ठीक है या गलत है? खुद को रख के देखना वहां पर कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी कुछ भी, कि कल रात को ये सड़क पर तलवार लेके घूम रहा था और मैं पास से निकला से मेरी उंगली काट दी, और दिखाई उंगली कटी हुई है, कहीं और कटी हो क्या पता, आरोप लगा दिया। अब पुलिस कह रही है भैया अब तो तुम 5 साल के लिए जेल गए, या तो साबित करो तलवार से तुमने नहीं मारा। क्या मैं कैसे साबित करूं, मैं सो रहा था उस समय, ना साबित करो वरना जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, भाई तूने शिकायत की है, तू साबित कर, पहले साबित करेगा तो जेल भेजेंगे, वरना हम इसको बेगुनाह मानेंगे। क्या तरीका ठीक है इनमें से? जब तक साबित ना हो बेगुनाह मानेंगे। इसी बेस पर वो सिद्धांत बनता है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए कानून की दुनिया में हम किसी भी अभियुक्त के मामले में ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो दोषी नहीं है। हाँ, साबित हो गया तो दोषी होगा और सजा भी मिलेगी, लेकिन साबित होना जरूरी है। अब हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये संकट था, और वो संकट होता ही, जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के नाम से कहानी सुनाई, अगर पुलिस साबित करने पे आ जाए तो साबित तो हो ही जाता है। तो हमारी कानून व्यवस्था ने, जो कि उस समय हमारे संविधान की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 1935 के एक्ट में थी, इंग्लैंड के सिस्टम में थी, आईपीसी हमारा, सीआरपीसी हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा, ये सब उस समय की अंग्रेज शासकों ने बनाए जो इंग्लैंड के सिस्टम से मिलता जुलता था। जगह जगह इस बात की सावधानी रखी गई कि कहीं पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर ना कर दे अपने अपराध मानने के लिए जो उन्होंने किए भी ना हो, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमारे संविधान में, संविधान क्या है, संविधान का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी कानून जिस पर देश चलता है। बाकी भी कानून है पर बाकी कानून उसके नीचे है, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कानून होता है उसको बोलते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 20 और उसका जो तीसरा भाग है 20 क्लॉज 3 जिसको बोलते हैं, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका हिंदी सरल भाषा में भाव ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, एक्यूज है, तो उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। Someone accused for any crime shall not be compelled to be a witness against himself. आप पर कोई आरोप लगा दिया किसी ने, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किस पे नहीं लगते आरोप। अब पुलिस ने कहा भाई तेरे ऊपर आरोप है चोरी का, इधर आ, तूने की है? आपने कहा नहीं। अच्छा, साइड वाले कमरे में चल। और वहां लाठी भाला तोप लेके आ गए, मार मार के अंत में आदमी को लगता है यार चोरी मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो जान से मार देगा। हमने कहा हाँ मैंने चोरी की। बोले भाई हम तो पहले कह रहे थे, चल लिख के दे मैंने चोरी की। मैंने कहा मैंने चोरी की है। अदालत में देखा है, हाँ जी इसने चोरी की है, वो लिख के दे रहा, बोल भी रहा है, रिकॉर्डिंग में है इसकी पूरे से। जज ने कहा अच्छा तुमने चोरी की है? आप कह रहे हैं हाँ जी मैंने चोरी की है, तो जाओ फिर 1 साल के लिए जेल में। हो गया फैसला, केस बंद, पुलिस इफेक्टिव है, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। पर ऐसी व्यवस्था तो हम में से कोई नहीं चाहता। तो संविधान ने लिख दिया भाई कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे बताओ तुमने किया है नहीं, वो कहेगा नहीं पता, नहीं बोलूंगा, मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूंगा किसी भी हाल में, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, नहीं बोलूंगा। और ये राइट दुनिया के हर सभ्य देश में है, केवल हमारे देश में नहीं, हर सभ्य देश में। फिर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक कानून होता है CRPC, पता नहीं इसका नाम आप जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक है IPC, इंडियन पिनल कोड। IPC में लिखा है कौन सा काम अपराध है, कितनी सजा होगी, सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। CRPC का मतलब है कि आपराधिक मामलों में अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर के बारे में है। जब भी गवाही होती है ना, या तो होती है सेक्शन 161 में या होती है सेक्शन 164 में। जब पुलिस गवाही लेती है तो 161 में लेती है, और जज जो गवाही लेता है वो 164 में होता है, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ये एडिशन मजिस्ट्रेट हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस ने आपसे क्या कहलवा लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। पुलिस ने आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में, कहा मारूंगा कस के, बोल तूने चोरी की है। कुछ डरना नहीं है, बोलेंगे हाँ मैंने चोरी की है, लिख के देता हूं मैंने चोरी की है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1% वैल्यू उसकी नहीं। गवाही की वैल्यू केवल तब है जब वो सेक्शन 164 के तहत हुई हो, और 164 के तहत गवाही जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, और मजिस्ट्रेट यानी कि जज, जो क्रिमिनल मामले में जज होता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि देखिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका मन ना करे। कन्फेशन का मतलब आपने इकबालिया बयान की, हाँ मैंने जुर्म किया है। वो साफ साफ बोलेगा कि कानून व्यवस्था के तहत आप कन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं है, ये आपकी चॉइस का मामला है। हाँ मेरे सामने आप कन्फेशन करेंगे तो ये एक सबूत बन जाएगा आपके खिलाफ, आप नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है, हम बाध्य नहीं कर सकते आपको। और फिर वो गवाही लेगा, पूरी गवाही नोट करेगा, नोट करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएगा कि भाई ये नोट किया है, सुन लो, ठीक है? वो कहेगा हाँ ठीक है, तब साइन करेगा वो व्यक्ति खुद भी, और जज भी साइन करेगा उस पर। और मजिस्ट्रेट साइन करने से पहले एक पैराग्राफ लिखना होता है कि सारे नियम समझा दिए गए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति ने दबाव में आकर यह बयान नहीं दिया है, ये भी लिखना पड़ता है। तब होती है गवाही सेक्शन 164 में सही। और इसी कानून के सेक्शन 281 में ठीक से बताया गया कि गवाही की नोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, तो इन दोनों को मिला के काम किया जाता है। 161 में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो IO है, IO क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट करता है उस मामले को, उसको अधिकार है कि वो किसी को बुला सकता है। तो 161(1) में कहा गया कि पुलिस का अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, उसकी मतलब बातचीत कर सकता है, विटनेस ले सकता है, जो उसके हिसाब से उस केस के बारे में जानकारी रखता है, उसको अधिकार है पुलिस वाले को। 161(2) जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 161 का जो पार्ट 2 है उसकी भाषा पता क्या है? कि पुलिस का अधिकारी उस व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकता है और उस व्यक्ति को सामान्यतः हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य है, केवल उन सवालों को छोड़कर जिनके बारे में उसे लगता है कि इनका जवाब देने से वह खुद अपराधी बन सकता है।
ये वह अपराधी साबित हो सकता है। आप सवाल का जवाब देंगे, देना पड़ेगा, लेकिन जिस सवाल के जवाब से आपको लगता है कि मैं फंस रहा हूं, आप कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और इसी बात पर एक महिला हुई जिसका नाम था नंदिनी सतपथी। इनका नाम पता नहीं आपने सुना या नहीं। उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी ये इमरजेंसी के समय। 1978 में केस हुआ इनका, और इन्होंने क्या किया, पुलिस ने सवाल पूछे 161 के तहत, हर सवाल पे चुप, कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा कि आपका हर सवाल ऐसा है कि मैं जवाब दूंगी तो मेरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा, मैं अपने खिलाफ गवाही दूंगी, और संविधान का अनुच्छेद 20(3) और आईपीसी सीआरपीसी 161(2) मुझे परमिशन देता है कि मैं ऐसे सवाल का जवाब ना दूं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि अगर कोई अभियुक्त जवाब ही ना दे तो हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना इनकी बात को कि राइट टू साइलेंस हमारे पास है, और यदि पुलिस हम पर दबाव डाले तो हम चुप रहने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि हम चुप रहेंगे, क्योंकि 20 क्लॉज 3 और 161 क्लॉज 2 के तहत ये अधिकार बनता है। अब इससे अभियुक्त के अधिकार बढ़ते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस सब परेशान है, किसी को बुलाया कि हाँ भाई तुम वहां गए थे, वो चुप, नहीं गए थे चुप, तुमने किया चुप, नहीं किया चुप। अब पुलिस कह रही है कि अपना सर फोड़े, क्या करें हम, हमें भी फैसला निकालना है, जजमेंट निकालना है, हम भी क्या करें। उसका अधिकार है कि वो ना बोले, क्योंकि संविधान और कानून ये कहता है। तो सवाल ये था कि क्या हम इस टेस्ट को कंपलसरी करें। अगर कंपलसरी करेंगे तो इन व्यक्तियों को अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि जैसे नार्को किसी का हुआ, वो तो होश हवास में है ही नहीं, बोल दिया, उसके खिलाफ गवाही हो गई। तो अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता जो संविधान मना करता है, सीआरपीसी मना करता है, क्या हम उसके लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं। 1997 में एक व्यक्ति ने इसी पर एक पिटीशन लगाई कि भाई आप क्यों कंपलसरी करते हो, क्यों परेशान करते हो हमें। उसका नाम था इंदिरा पी चौधरी, और इसने बात कही ह्यूमन राइट कमीशन से, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 ईस्वी में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है, जिसकी बात को मानना जरूरी नहीं है, वो एक सुझाव के रूप में होती है बात, गाइडेंस के रूप में होती है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि भारत के संविधान और कानून के तहत हमारे दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ये हैं। नंबर 1, किसी भी अभियुक्त या गवाह को पॉलीग्राफ या इस तरह के टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसकी चॉइस का मामला है, वॉलंटरी होना चाहिए। फिर ये भी लिखा कि वॉलंटरी में भी ध्यान रखना है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने इस टेस्ट के लिए अपनी परमिशन दी है। इसलिए इस केस में क्या हो रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त कहेगा कि हाँ मैं परमिशन दे रहा हूं, तो टेस्ट होगा उसके बाद। तीसरी बात, जब उससे परमिशन लेंगे उससे पहले उसको बताएंगे कि इसमें लीगल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ताकि उसको सब बातें पता होनी चाहिए। चौथी बात जो बाद में समझेंगे, साथ में उसको ये भी बताया जाएगा कि इसमें आप जो भी चीजें निकलेंगी वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा आपका, वो कन्फेशन नहीं है, उसकी वैल्यू कन्फेशन की नहीं है। क्यों? कन्फेशन लेने का अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट को है, वो ना पुलिस को है, ना मनोवैज्ञानिक को है, ना डॉक्टर को है, ना किसी और को है। और कानून की व्यवस्था कहती है कि जब आप अपराधी से, अभियुक्त से बात करेंगे, वो होशो हवास में होना चाहिए। अगर वो होशो हवास में है ही नहीं तो उससे हम उस समय की उसकी गवाही को कैसे वैल्यू दें। भाई या तो इन सब में अमेंडमेंट करके लिख दें कि इसको हम गवाही मानेंगे, जब तक नहीं लिखा तब तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये निर्देश निकाला। तो अभी तक की जो स्थिति है, इसके बाद अंतिम जो बात है वो ये कि 2010 में एक फैसला हुआ, जो मैंने आपसे कहा सेल्वी का मामला, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें साफ कह दिया कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बातों को मानेंगे, कंपल्शन नहीं कर सकते, चॉइस का मामला है। और कंपल्शन क्यों नहीं कर सकते इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने तो और 2-3 बातें कह दी। आर्टिकल 20 पार्ट 3 का विरोध तो है ही, उसने ये भी कहा कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाह रहे, आप चुप रहना चाह रहे हैं, उसके भी खिलाफ है। और मेंटल प्राइवेसी के खिलाफ है। राइट टू प्राइवेसी जिसको हम बोलते हैं, वो आर्टिकल 21 में आता है।
राइट टू पर्सनल फ्रीडम में आता है। आप किसी के दिमाग के अंदर घुस के कुछ कुछ ऐसी बातें निकाल के ले आए जो कहीं मिसयूज भी हो सकती हैं, उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई। तो राइट टू मेंटल प्राइवेसी भी तो एक चीज है, वो भी तो उससे खत्म हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, वो भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21। उसने कहा राइट टू लाइफ का मतलब पशु वाली जिंदगी नहीं है, इंसान वाली जिंदगी है, डिग्निटी वाली। इसमें डिग्निटी खत्म होती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो आरोप लगाया था वो ये कि मुझसे परमिशन तो ले ली टेस्ट लेने की, उसके बाद जो मेरा हल किया टेस्ट के नाम पे, डिग्निटी उसमें नहीं थी एकदम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डिग्निफाइड लाइफ खत्म होता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है, जिसमें एक व्याख्या है राइट टू प्राइवेसी, वो खत्म होता है। राइट टू नॉट बी सेल्फ क्रिमिनेटेड जैसा जो वाक्य बनेगा वो खत्म होता है, इसलिए हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा, सरकार ने बहुत दबाव बनाया कि अगर इसकी परमिशन मिलेगी तो 3rd डिग्री खत्म हो जाएगा, जल्दी फैसले होंगे, राज्य का दबाव कम होगा, हम अपराधियों को जल्दी जेल तक पहुंचा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग रेफरेंस में कहा भाई अगर आपको इतना ही मन है तो संविधान और एक्ट में संशोधन कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये व्याख्या नहीं करेंगे, आप करेंगे तब का तब देखेंगे। फिलहाल अभी जो कानून है, जो संविधान है, उसके तहत अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो परमिशन नहीं देंगे इस चीज की, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हमें लग रहा है। दूसरी बात जो इसमें आती है वो ये कि अगर किसी ने टेस्ट करवा लिया, टेस्ट कई लोग करवा लेते हैं, कई बार तो ये भी होता है कि जैसे कोई व्यक्ति फंस गया जबकि वो गलत नहीं था, वो खुद बोलता है कि नार्को करवाइए, मेरा ब्रेन टेस्ट करवाइए, ब्रेन मैपिंग करवाइए, क्योंकि उसको पता है कि ये होगा तो मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगा। तो कई लोग वॉलंटरीली चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए। तो अगर किसी का टेस्ट हो तो उसकी एडमिसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, एक सवाल ये उठता है। एडमिसिबिलिटी मतलब उसको स्वीकार किया जाएगा या नहीं, ये सवाल है। इसके लिए जो हमारा एक्ट है देश में, उसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट बताता है कि गवाही की वैल्यू क्या है, प्रूफ की वैल्यू क्या है, एविडेंस की वैल्यू क्या है। किसी एविडेंस मानेंगे, किसी केवल स्टेटमेंट मानेंगे, किसी केवल रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। इसके एक प्रोविजन का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी व्याख्या की सेल्वी के मामले में। और वो व्याख्या क्या है? ये सेल्वी का मामला है 2010 का, 5 मई 2010 सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है इस मामले में। 3 जजेस की बेंच ने दिया था फैसला। एविडेंस एक्ट में एक है सेक्शन 25, एक है 26, एक है 27। सुप्रीम कोर्ट ने 27 के तहत इसकी व्याख्या की। बहुत ध्यान देने की बात है ये, इसको समझ लेंगे तो आपको भी कानून का आइडिया रहेगा। और कानून ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से देश के हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। अपने अधिकार पता हो, अपनी जिम्मेदारियां पता हो, बिना बात के कोई दबाव ना बना सके। कानून की पढ़ाई करने के बाद कोई दबाव नहीं बना सकता आपके ऊपर। कोई बोलेगा कि ऐसे आप बोलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27, फिर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, बोलेंगे अच्छा ठीक है अब जाइए जाइए जाइए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या में 2 सेक्शंस की बात की, 45, 45A। इनमें से 2-2 मिनट की बात समझ लीजिए, इसके साथ ही ये बात पूरी हो जाएगी। सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर पुलिस के सामने किसी ने कन्फेशन किया है या कोई विटनेस दिया है, उसके बेस पर उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। एकदम साफ लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, ईश्वर ना करे कभी आप कहीं फंस जाएं और कोई पुलिस का व्यक्ति टॉर्चर करे। हालांकि पुलिस के लोग भी अब ध्यान रखते हैं इस बात का, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो टॉर्चर करे कि लिख कागज पे कि तूने खून किया है, लिख कागज पे। एकदम मत डरना, उस समय उससे बचने के लिए लिख देना बेशक। अब आपको लग रहा है कि नहीं लिखूंगा तो मार मार के लहूलुहान कर देगा मुझे, तो आप कहेंगे हाँ लिख देता हूँ। क्या क्या लिखना है बताओ, किस किस का मर्डर के नाम बताओ, सबकी लिस्ट बनाओ। हाँ मैंने ही मारा था, किसी का भी नाम लिख दीजिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने मारा था लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो मन कर लिखवा लीजिए। बिल्कुल नहीं डरना है। हमेशा ध्यान रखना है CRPC सेक्शन 161 और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25। रत्ती भर वैल्यू नहीं। पुलिस के सामने अगर कोई आपने ऐसा बयान दिया जिससे आप इनक्रिमिनेट हो रहे हैं, आप अपराधी बन रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। बाकी बयान की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं। फिर 26 में क्या करें? कोई ऐसा बयान जो पुलिस कस्टडी में रहते हुए दिया गया हो, उसकी भी वैल्यू नहीं है इस मामले में। पुलिस कस्टडी है, पुलिस ने एक घर में बिठा दिया, पुलिस वाला बोला मैं तो बाहर जा रहा हूं, ध्यान रखियो, ठीक से बयान दे दियो, बयान किसी और ने लिया, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है।
पुलिस कस्टडी के अंदर बयान की वैल्यू केवल तब होगी जब वो बयान मजिस्ट्रेट ने लिया हो, अन्यथा उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है यदि उससे व्यक्ति खुद अपराधी साबित हो रहा हो। अब सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना है कि भाई पुलिस कस्टडी में ये नार्को भी हो रहा है, पुलिस कस्टडी में ब्रेन मैपिंग भी हो रहा है, तो 25-26 के तहत कैसे वैल्यू मानेंगे उसकी? हम नहीं मान सकते। फिर सवाल है कि पुलिस करवा क्यों रही है इतना सारा, इतना तामझाम, इतना टीवी मीडिया हो क्यों रहा है ये सब? इसकी वजह है सेक्शन 27, और सेक्शन 27 एक तरह से एक्सेप्शन है 25 और 26 का, यानी 25-26 की बातें अपनी जगह है, लेकिन ऐसा हुआ तो 27 लागू हो जाएगा। और 27 लागू होने का मतलब क्या है? वो कहता है कि मान लीजिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और किसी ने कुछ कहा जिससे वो अपराधी साबित हो रहा है, तो उस बात की वैल्यू तो एकदम नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ बात कही और पुलिस ने उसके बेस पे कुछ फैक्ट्स निकाले और आगे बढ़कर अपने रिसर्च से कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाल लिए जिनसे साबित होता है कि ये व्यक्ति अभियुक्त है, अपराधी है, तो उन फैक्ट्स की वैल्यू मानी जाएगी, उनको एडमिसिबल माना जाएगा, उनको प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सिंपल मतलब क्या समझ लीजिए, इस केस में जैसे आफ्ताब केस में मान लीजिए नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट में उसने कहा कि हाँ मैंने खून किया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके बेस पे अदालत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन नार्को टेस्ट में मान लीजिए पुलिस ने पूछा कि चाकू कहाँ रखा, उसके मुंह से निकल के चाकू तालाब के अंदर डाला था, और सिर का जो हिस्सा वो कहाँ रखा, वो मैंने उस खेत में दबाया था। अब हाँ मैंने मारा था, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने सिर बता दिया कहाँ है, चाकू बताया कहाँ है, पुलिस ने टीम भेज के चाकू रिकवर कर लिया, और उस नाइफ पे उसके हाथ के निशान मिल गए, फिंगरप्रिंट्स मिल गए। अब नाइफ और फिंगरप्रिंट्स जो हैं, ये अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस बन सकता है। बात समझ पा रहे हैं? नार्को, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिससे साबित हो रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसकी अपने आप में वैल्यू नहीं मानी जाएगी। लेकिन उन टेस्ट के अंदर जो बातें मिली, उनके बेस पे कोई और तथ्य पुलिस ने ढूंढ लिया और उस तथ्य से साबित हो गया कि अपराधी है, तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। और ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी मामले में इस सेक्शन का उल्लेख किया है कि हम 27 के तहत इसकी व्याख्या करेंगे, 25-26 में नहीं करेंगे। बात स्पष्ट हुई? कुछ लोग मानते हैं कि सेक्शन 45 और 45A में भी इसकी एक छोटी सी व्याख्या हो सकती है। 45 क्या है? कोई केस चल रहा है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, मान लीजिए हैंड राइटिंग किसी की दिख गई है, अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएगा कि हैंड राइटिंग मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हो सकता है, जो जज नहीं जानता उस चीज़ को। तो सेक्शन 45 कहता है कि किसी केस के निपटारे के लिए यदि जज को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो उस एक्सपर्ट से राय ली जा सकती है, और उस एक्सपर्ट की राय को क्या माना जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। वो एविडेंस नहीं है, लेकिन रेलिवेंट फैक्ट है। इसका मतलब जजमेंट करते हुए इसका भी एक ठीक ठाक वेटेज हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा। और 45A में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स की बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डेटा के बारे में, डेटा किसी भी फॉर्म में हो, पेन ड्राइव में हो, मेल के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसके एक्सपर्ट की बात है। तो पूरी बात का सार क्या हुआ? पहली बात मैं पूछता हूँ आपसे, पहली बात, क्या पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग पुलिस अपनी मर्जी से किसी का करवा सकती है? नहीं करवा सकती। लेकिन यदि वो व्यक्ति कहे कि हाँ मैं करवाना चाहता हूँ, तो वो किसके सामने कहेगा कि हाँ मैं करवाना चाहता हूँ? मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा। तो होगा, पहले बताएंगे उसको कि ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा, केवल स्टेटमेंट मानी जाएगी। यदि नार्को के तहत कोई कह दे कि हाँ मैंने खून किया है, इस बात की लीगल वैल्यू है या नहीं है? कोई लीगल वैल्यू नहीं। लेकिन यदि वो ये कह दे हाँ मैंने खून किया, चाकू वहाँ छुपाया था, और मैंने बंदूक वहाँ छुपाई, तमंचा वहाँ छुपाया, और पुलिस ने ढूंढ लिया, निशान ढूंढ लिए, फिंगरप्रिंट, उसकी वैल्यू है या नहीं? उसकी वैल्यू है। उसके बेस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। और यदि हम पॉलीग्राफ के एक्सपर्ट को या नार्को के एक्सपर्ट को या ब्रेन मैपिंग के एक्सपर्ट की राय को यूज़ करना चाहें, तो वो कन्फेशन होगा, एविडेंस होगा, या रेलिवेंट फैक्ट होगा? रेलिवेंट फैक्ट होगा, यानी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो अपने आप में एडिक्वेट नहीं होगा। ये अभी की हमारी कानून व्यवस्था इस मामले में चल रही है।
अब अंतिम बात यह है कि क्या होना चाहिए इस मामले में। यदि कोई आपसे पूछे कि भविष्य की कानून व्यवस्था हमारी कैसी हो, ये भी तो सवाल है ना, कि चेंज भी तो होता है, अमेंडमेंट्स भी होते हैं, क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसे मामलों में हमेशा ये काम करना चाहिए लॉ कमीशन को। लॉ कमीशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, कमीशन, एक आयोग होता है जो लॉ मिनिस्ट्री बनाती है। उसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम ये होता है देखना कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं जिनको ठीक करना चाहिए, किनको हटा देना चाहिए, कौन से नए कानून बनाने चाहिए, और जो बनाने चाहिए इनको ड्राफ्ट पूरा बनाना, जनता से राय मशवरा करना और उसके बाद उसको पास करवाना संसद से। ये काम लॉ कमीशन काम रिकमेंडेशन देने तक का, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री करती है काम। तो लॉ कमीशन इन सारे पहलुओं पर विचार करे, और यदि बात यह है कि क्या कंपलसरी होना चाहिए या नहीं, तो सामान्य उत्तर तो मेरे ख्याल से हम सबका यही है कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मामला केवल आम आदमी के अधिकार का नहीं है। हमें यह भी समझना है कि अगर एक खतरनाक व्यक्ति इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के बच जाए और समाज में है, तो कई और लोग भी तो खतरे में आ जाते हैं। उसका तो प्राइवेसी का राइट है, बाकियों का तो जीवन का अधिकार खत्म हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस 1970s के बीच का है, बड़ा मतलब बुरा केस कहना चाहिए, अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है। 7 साल की बच्ची का रेप हुआ और मर्डर हुआ। दूसरी क्लास की बच्ची थी जिस पे आरोप लगा, उसका नाम अमृत सिंह था। बच्ची खून से सनी हुई थी जब उसकी मौत हुई, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ बाल थे, और ये माना गया कि जब उसका रेप हुआ तो उसने पकड़ लिया उस व्यक्ति को कस के, उसके बाल टूट के हाथ में आ गए। अब मामला ये था कि उस व्यक्ति का एक बाल का सैंपल लेकर डीएनए मैच कर ले, क्योंकि डीएनए मैचिंग तो शुरू हो गई थी। और उसने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत मैं अपने बाल का नमूना देने को बाध्य नहीं हूं, और अदालत उससे बाल का नमूना ले नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया इस मामले में। अब ये भी तो गलत बात है ना कि कानून का सहारा लेके बड़े बड़े अपराधी छूट जाएं, और उस बच्ची के अधिकार की बात कौन करेगा जो 7 साल की जिसकी मौत हो गई। इसलिए केवल अधिकार उस व्यक्ति के नहीं है जो अभियुक्त है या जो अपराधी होने की संभावना रखता है, अधिकार तो बाकी व्यक्तियों के भी हैं। एक स्वस्थ समाज में रहना, जीवन को ठीक से एंजॉय कर पाना, वो भी तो अधिकार हम सबका है। इसलिए एक बैलेंस बीच में निकालना पड़ता है। सामान्यतः कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन 2-3 मामले ऐसे हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध हो सकते हैं, तो जो बहुत हीनस या बहुत सीरियस क्राइम्स हैं, जैसे रेप है, गैंग रेप है, मर्डर है, आतंकवाद का मामला है, टेररिज्म का मामला है, और उसमें भी ऐसे नहीं कि किसी पे शिकायत लगाई और कर दिया टेस्ट। सीरियस क्राइम के मामले में जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, पहले वो जज देखेगा। इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यदि वो प्राइमा फेसी साबित हो रहा है, तो जज के पास ये राइट होना चाहिए कि वो कुछ ऐसे केसेस में, पहली बात क्राइम सीरियस हो, और दूसरी बात इतना एविडेंस जज के सामने आ चुका है कि पहली नजर में दिख रहा है कि हाँ अपराध हुआ है और इस व्यक्ति ने अपराध किया है। ऐसे केस में मजिस्ट्रेट्स को, बेशक सेशन जज को दिए, सेशन जज का मतलब एक जिले का सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो, तो बेशक केवल सेशन जज को आप ये राइट दें कि ऐसे मामलों में वो आदेश दे सके कि हाँ इस व्यक्ति का टेस्ट होना चाहिए। और उस पर ब्रेन मैपिंग को हम सबसे ऊपर, क्योंकि ब्रेन मैपिंग में धोखा भी नहीं दे सकते और रिस्क भी नहीं है उस व्यक्ति को। भाई नार्को में समझ में आता है कि 1000 में या लाख में एक व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, पॉलीग्राफ में झूठ बोल सकता है, ब्रेन मैपिंग में तो वो सब हो नहीं सकता है। तो ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट के लिए अनिवार्यता करे। और दूसरी बात यह है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, मान लीजिए अभियुक्त तो नहीं, जिन पर अपराध साबित हो चुके हैं, 2-3 बार सजाएं काट चुके हैं, और वो भी सीरियस टाइप के क्राइम करते हैं, तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है कि कौन कौन से क्राइम करने वाले व्यक्तियों को इस कैटेगरी में रखेंगे, और यदि ऐसा व्यक्ति किसी मामले में फिर से अभियुक्त बनता है तो उसका टेस्ट करवाने के लिए हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो लॉ कमीशन बताएगा, हम तो केवल एक मोटी मोटी बात कर सकते हैं, खाका बना सकते हैं। अब दूसरी बात है, क्या इसको एडमिसिबल मान लेना चाहिए कि किसी ने नार्को के नशे में बताया कि हाँ मैंने खून किया है। सरकार का विचार ये था उस मामले में कि सर इससे काम जल्दी निपटेगा, 3rd डिग्री भी नहीं करना पड़ेगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगी, एक्विटल मतलब छोड़ देना, वो रेट बढ़ेगी, फायदा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आपको करना तो संशोधन कर दीजिए।
मेरे ख्याल से एडमिसिबिलिटी के मामले में अभी रुकना चाहिए, अभी जो स्थिति चल रही है वो ठीक है। अभी सेक्शन 27 कौन से एक्ट का सेक्शन है? इंडियन एविडेंस एक्ट का, अभी 27 के तहत चल रहा है, तो उसको हम चला सकते हैं। लेकिन आज से कुछ साल बाद हो सकता है कि BEOS या ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीकें बहुत आगे के स्तर पर चली जाएं। आजकल MRI यूज करना शुरू कर दिया है, फंक्शनल MRI एक टेस्ट होता है, और आज से 20, 25, 50 साल बाद हो सकता है कि ऐसे स्कैन ब्रेन के होने लगे कि कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, ना रिस्क हो जरा सा भी। कोई अभियुक्त है, लाए MRI करवाया, रिपोर्ट आ गई अपराधी है, ये काम किया है इसने, तो तब सोचेंगे। फिलहाल इस पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। और एक तीसरी बात ये भी है, आजकल अमेरिका में क्या हो रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट का इस्तेमाल पब्लिक लेवल पे भी होता है, केवल सरकार नहीं करती है। एम्प्लॉयमेंट है, नई नौकरी देनी है, सेना में नौकरी देनी है, इंटेलिजेंस की नौकरी है, पहले उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट उसका नाम है, KENT, उसने एक रिसर्च की और उसने एक राय दी कि अभियुक्तों पर प्रयोग हो ना हो, लेकिन जो अपराधी जेल में हैं या पैरोल पे हैं, उनका टाइमली टेस्ट अगर होता रहे पॉलीग्राफ, तो कम से कम हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके सुधरने की गति कितनी है और क्या फिर से वो किसी ऐसी एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपराध होने से पहले ही रोक लें और केवल उन व्यक्तियों पर करें जिनके साथ, मतलब जिनके बारे में जजेस ये कहें कि हाँ, इनको चेक करना जरूरी है, ताकि समाज में एक शांति बनी रहे। हो सकता है आगे चल के हमें ये भी करना पड़े, लेकिन फिलहाल हमें ये मानना चाहिए कि कंपल्शन के मामले में कुछ गंभीर अपराधों में और जो बार बार अपराध करते हैं उन व्यक्तियों के लिए कंपल्सरी करने का विचार कर सकते हैं। बाकी मामलों में जो भी की स्थिति है, मेरे ख्याल से वो ठीक है। तो मेरी तरफ से बात पूरी हो गई। अब आपके मन में जो भी सवाल हो अगर बचे हैं तो पूछिए। सही सवाल पूछना, वरना पॉलीग्राफ करके चेक कर लेंगे सवाल सही है गलत है, या ब्रेन मैपिंग कर लेंगे। कोई सवाल नहीं आप लोगों का? शुरू में तो बड़े उत्साह में थे कि हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे। थक गए या सवाल नहीं आए मन में? थक गए बहुत ज्यादा? हाँ पूछिए भाई। सर जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट कोई अपराधी नहीं कराना चाहता है तो वो अपराध माना जाएगा उस पर या नहीं माना? नहीं, अभी तो स्थिति ये है कि अगर कोई पॉलीग्राफ के लिए मना कर दे तो फिर हम टेस्ट नहीं करवा सकते। सिविल केस में फिर भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की छूट है केवल क्रिमिनल केसेस में है। सिविल केस में थोड़ा दबाव बना सकते हैं। जैसे आपने एक ND तिवारी का केस सुना होगा। ND तिवारी यूपी के CM थे। एक लड़का था रोहित शेखर, उसने क्लेम किया कि मैं इनका बेटा हूं। अब ये बाप बेटे का मामला सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं है। उसने कहा DNA टेस्ट करवाइए, मैं साबित हो जाऊंगा बेटा, मुझे संपत्ति में हिस्सा, पता नहीं संपत्ति मांगी, जो भी मांगा, नाम शायद मांगा। जज ने कहा कि आप हमें ब्लड सैंपल दे दीजिए, टेस्ट करवा लेते हैं, या हेयर सैंपल दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दूंगा। तो जज ने कहा कि अगर आप सैंपल नहीं देंगे तो हम प्रिजम्पशन ये बना लेंगे कि आरोप सही है। तो फिर हुआ कि अच्छा मैं सैंपल दूंगा। सैंपल लेने गए डॉक्टर, तो बोले बीमार हूं, नहीं दूंगा। अंत में जबरदस्ती सैंपल लिया, फिर साबित हुआ कि हाँ रोहित शेखर उनका पुत्र है। तो सिविल मामले में कंपल्सरी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्रिमिनल मामले में अभी कंपल्सरी नहीं कर सकते। अगर किसी ने पॉलीग्राफ के लिए मना कर दिया तो टेस्ट नहीं होगा, फिर बाकी एविडेंस के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि वो साबित होगी अपराधी है, पॉलीग्राफ से नहीं। ठीक है, और बताएं। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, माइक हाथ में रख लीजिए। सर मेरा प्रश्न आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सागर कटारिया है सर। सागर? हाँ बताइए। सर मेरा प्रश्न है कि अगर कोई इंसान है कि जो बहुत ही झूठ बोलता है, बिल्कुल कैरेक्टर में आ चुका है, या फिर इस सारे टेस्ट होने से पहले वो टेक्नोलॉजी को समझ ले पहले थोड़ा सा, कि मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती हैं। कितना ही बड़ा झूठा हो, है ना। देखो पॉलीग्राफ में तो धोखा दे देगा मशीन को, और पॉलीग्राफ तो लोग दे ही देते हैं। कितना भी झूठ बोलने वाला आदमी हो, नार्को से बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पॉलीग्राफ के बारे में भी ध्यान रखना है। अमेरिका में एक एजेंसी है NRC, नेशनल रिसर्च काउंसिल। उसने 2003 में एक स्टडी की कि पॉलीग्राफ कितना वैलिड है, और 1-2 स्टडीज और भी हैं। अगर मैं उनको मिला के बताऊं 3 स्टडीज को, हम लोग जब दूसरों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सच और झूठ पहचानना चाहते हैं, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो 50% की है। यानी 50% मामले में हमको धोखा देना बहुत आसान काम है।
आम आदमी को। पुलिस वाले के मामले में ये 65% निकला कि पुलिस का आदमी 65% सच पहचान लेता है, 35% वहाँ भी धोखा खा जाता है। और पॉलीग्राफ की जो ऑथेंटिसिटी है वो 80 से 85% की थी। तो पॉलीग्राफ को भी धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहुत घाघ लोग हैं दे सकते हैं। लेकिन नार्को को मैं कैसे धोखा देंगे आप बताइए, जब मैं होश और हवास में ही नहीं हूँ। ऐसे सुना आपने, कई लोग सोते हुए बड़बड़ाते हैं, अब कोई गहरी नींद में बड़बड़ा रहा है, उससे मैं कैसे धोखा देगा वो, होश और हवास में ही नहीं है। और ब्रेन मैपिंग में तो उसको झूठ बोलना ही नहीं है, उसके सामने एक फोटो है, वो कुछ बेचारा सोच ही नहीं पा रहा, अंदर तरंग बन गई, वेव बनी, वो नोट हो गई। इसलिए कोई कितना भी समझदार क्रिमिनल हो, ब्रेन मैपिंग में और नार्को में उसका बचना मुश्किल काम है। अच्छा, मुझसे पिछले वीडियो पर कई कमेंट्स आए, मेरी टीम ने बताया कि सर हमें ऑडियंस में आना है तो कैसे आ सकते हैं। तो दो बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक तो ऑडियंस, अभी हम अपने जो समूह के लोग हैं वही बैठ रहे हैं, आगे चल के कोई रास्ता निकालेंगे कि कोई भी व्यक्ति आ सके। दूसरा, उसके सारे कमेंट्स ना मैं पढ़ता हूँ चैनल के, ना मैं जवाब देता हूँ। कुछ लोगों ने जवाब दिया तो सबको लगा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। एक टीम हमारी है, तो मतलब ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, सबके जवाब दूंगा, मुझे मौका नहीं मिलता। टीम काम करती है, मेरी भूमिका उसमें नहीं के बराबर है। जी नमस्कार सर, मैं हनप्रीत हूँ। सो बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे नार्को टेस्ट में आपने ये बताया कि अगर मैंने बोला कि मैंने कोई अपराध किया तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है जज के सामने, बट और आपने दूसरा पॉइंट ये बताया कि जैसे अगर हम घुमा के उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाकू वहाँ पे है या जो भी आपने एग्जांपल दिया, अगर एक ऐसी सिचुएशन हुई कि पुलिस ही अगर उसमें मिली हुई है और नार्को में हमें तो होश है नहीं, तो अगर हमारे फिंगरप्रिंट लेके या कोई भी वेपन लेकर अगर खुद पुलिस ने उस वेपन को वहाँ पे दफनाया हो तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन रहेगी अगर पुलिस आगे जो है कोर्ट के ऊपर जाती है तो? मतलब भारतीय कानून व्यवस्था में ना अपराधी साबित करना बहुत मुश्किल काम है, बेकसूर साबित होना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट मैचिंग वगैरह इन सब के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में पूरे प्रोसीजर दे रखे हैं। उन प्रोसीजर के अलावा कुछ कर नहीं सकते, और उसमें एक एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सब चीज़ें होंगी, और उस पर जो वकील होता है उस पक्ष का, जो अपराधी के पक्ष में है, उसको पूरा अधिकार है कि वो पूरी जांच की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर सकता है। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि नार्को में उसने कुछ कहा, उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने तेलगी का एग्जाम्पल दिया, तेलगी ने नार्को टेस्ट के तहत 2 नेताओं के नाम बोल दिए। बाद में जब कोर्ट में हुआ, मतलब सेक्शन 164 के तहत जब उसकी गवाही हुई, तब उसने नाम नहीं बोले। उससे पूछा भी गया क्या किसी व्यक्ति का नाम कोई शामिल है, उसने कहा नहीं, कोई शामिल नहीं है। तो क्या माना गया कि कोई शामिल नहीं है, जबकि उसने नार्को में नाम बोल दिए थे। तो फिलहाल ये है कि भारत में किसी बेकसूर को अपराधी साबित करना आसान काम नहीं है। ऐसा होता होगा कुछ केसेस में, लेकिन आसान काम नहीं है। और मतलब उस वकील के पास अधिकार है ही ना सवाल खड़े करने के लिए, करते ही हैं। सर मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अपराध हुआ है और वहाँ पे कोई आई विटनेस है तो क्या दूसरा पक्ष उस चीज़ में ये बोल सकते हैं कि हम इनका पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट कराने की हम अपील कर सकते हैं उसमें? अपील तो कर सकते हैं, और ये जो विटनेसेस हैं उनके मामले में भी हो सकता है कि पॉलीग्राफ की बात करें, लेकिन वही बात है कि उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर वो विटनेस कंसेंट ना दे तो फिर नहीं हो पाएगा, किसी का भी नहीं होगा, ना अभियुक्त का ना ही किसी विटनेस का। ठीक है, और सेक्शन 164 जो है ना, या 161 है, ये अभियुक्त के लिए भी है, विटनेसेस के लिए भी है। तो ठीक वही प्रोसेस पॉलीग्राफ पे भी लागू हो जाएगा, विटनेस भी और अभियुक्त भी, दोनों के लिए। ठीक, समाप्त करें अब फिर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे। तो जल्दी ही फिर कभी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा, ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी। तो हम उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और
बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई, शाइनिंग इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का, 2047 इंडिया इन 2047 एज अ वर्ल्ड पावर इफ नॉट सुपर पावर। वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो, वो दुनिया हमें मानती है कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया। ऐसे ही हर आदमी को, दिस इज द बेस्ट वे, पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ देगी। एकदम एकदम छोड़नी है आपको। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई, अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके साथ दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन। अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा, हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं, गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे। पहला ऐसा कौन सी चीज, जैसे एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं, 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लान किया था पैसे कमाने, पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। दे आर नॉट इकोनॉमिक पावर। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स का बेसिक लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। मतलब जैसे देश में पॉलिटिक्स होता है वैसे ही इंटरनेशनल स्टेज पर जियोपॉलिटिक्स होता है, और वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसे तो गैंग वॉर होती है। व्हाट इज अ गैंग वॉर? अगर हम मुंबई में रहें तो मुंबई इज अ कमर्शियल सेंटर, बिजनेस सेंटर है। तो कौन से बिजनेस से किसको कितना पैसा लेना है, रियल एस्टेट से कौन लेगा और ट्रेड से कौन लेगा, कौन और प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो चीज इंटरनेशनल लेवल पे है वो नेशनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे है। तो जिसने भी, अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, ये है एजुकेशन का रोल। इस देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। अप्लाइड मतलब क्या? मतलब कि अगर हम वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई की गैंग वॉर को भी समझ रहे हैं। ओके। कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई इकोनॉमी की है, पर्सनल नहीं है। मतलब जो भी चीजें दुनिया में हो रही है पहले उन चीजों के बारे में जानना और फिर उन चीजों के नीचे जो वजह है उस वजह को जानना, और फिर अपने आप को देखना। जैसे चाइना इकोनॉमिक पावर बना और फिर पॉलिटिकल पावर है दुनिया में, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर अपनी वजूद को बनाना है, बढ़ाना है, तो उसको चाइना से सीख सकता है। हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब, अब तो रहे नहीं, मरहूम हो गए बेचारे, तो उन्होंने अपने पोते का नाम रखा औरंगजेब। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम बदल के कुछ और रख दो, उमर रख दो, उस्मान रख दो, इब्राहिम रख दो, औरंगजेब काहे रखे हो? कहे तुमसे क्या मतलब? उनका मतलब तो नहीं है, वो तो अपना साम्राज्य लुटा दिया था, ये घर लुटा देगा। गलत नाम नहीं फॉलो करना चाहिए। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूँ मुसलमानों से पूछता हूँ
हाँ, कैलिफ अल मामून को जानते हो? नहीं, ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते। हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? औरंग यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाया। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है। मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि मेरा एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाता, रहीम मुखर्जी नगर में। तो जब भी हमें पैसा वैसा कम कराना होता था तो मैं उसके सामने औरंगजेब की तारीफ कर देता था। मैं कहता था, यार रहीम भाई, औरंगजेब साहब जो थे, कुछ कहानी सुना दो उसको। टोपी सिल के पैसे से खाते थे। कह भैया आप बहुत समझदार आदमी है भैया, कितना बिल हुआ? नहीं भैया हुआ तो 11,000 था, पर आप 8,500 दे दिए। मैंने कहा कभी स्कूल गए? कहा नहीं। तुमको कैसे पता औरंगजेब के बारे में? हजरत उमर के बारे में पता है? नहीं। मामून के बारे में पता? नहीं। तो मेरा मानना यह है कि शायद ऐसा मैं फील करता हूं कि जब देश आजाद हुआ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो शासक थे वो कुछ ज्यादा ही अपीजमेंट पे उतर आए, क्योंकि औरंगजेब से बड़ा लगाव है मुसलमानों को, बहुत सारे, सबका तो नहीं है लेकिन बहुत सारे का बहुत है। तो शायद वोट लेने के चक्कर में उन्होंने औरंगजेब को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया, और वो चीज़ उनके लिए भी भारी पड़ी, और आज मुसलमान समाज के लिए भी भारी पड़ी, और सबको परेशान करके रखी है। तो गलत चीज़ को समर्थन करना, व्यक्तिगत तौर पर वो आदमी चाहे जैसा रहा हो, बट एज अ रूलर ही इज़ अ कंप्लीट फेलियर। और ये बात उस आदमी ने अपनी लेटर में लिखा है, जो यहाँ नई दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। अपने बेटे को लिखा है उसने लेटर में, शाह आलम को, कि बेटा कभी बदतमीजों के साथ मत रहना और बेवकूफ़ों की मत सुनना। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम बेटा बच के रहना। तो ठीक है, अब मोदी जी तो सब चीज़ को सही ही कर रहे हैं, नाम वाम तो सब बदल ही रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं बदलना नहीं, रिक्लेम करना। तो रिक्लेम करने को आप सपोर्ट करते हैं? आप इलाहाबाद से ही हैं, प्रयागराज हुआ तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और ऐसा और भी हो जाना चाहिए क्या आपके हिसाब से? उनका कहना है हम वापस ले रहे हैं, हम थोड़ी बदल रहे हैं, वो तो था ही। उससे एक अच्छा फायदा ये होता है कि भाई लोकल इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है, प्रयागराज नाम के बोर्ड बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस एंगल से तो वो बहुत अच्छा है, सरकार का पैसा खर्चा होगा, भाई कहीं से तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। तो जब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया तो अब 1 लाख नए बोर्ड बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई डीपर एस्पेक्ट नहीं देखते आप इसमें? डीपर एस्पेक्ट ये है कि आदमी अपने कल्चर से थोड़ा और गहराई से जुड़ेगा, प्रयागराज का शब्द का मीनिंग खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जो समाज आज हिंदुस्तान का, मुझे तो नहीं लगता वो डीपर एस्पेक्ट काम करेगा। बहुत लोगों से मैंने पूछा, भैया प्रयाग शब्द कहाँ से आया था? योगी जी लाए थे। तो वो जो डीपर एस्पेक्ट है वो एक अवेकेंड जनरेशन के लिए होता है, तो कभी ना कभी फायदा करेगा ही करेगा शायद। तो अगर आगे भी रिक्लेम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं? करे भाई, जो पावर में जो करना करे। जो पावर में, वो तो वही है ना कि जिसके हाथ में सत्ता है वो जो कह रहा है, भगवान, सरकार यानी भगवान, सरकार भगवान से बदतमीजी नहीं। भगवान अगर कह रहा है कि हिंदुस्तान का नाम बदलेंगे जी, आर्यव्रत रखेंगे जी, बहुत अच्छा नाम है जी, आर्य मतलब जो सन्मार्ग पे चले, बहुत अच्छा था, ठीक है, अच्छा बदल लो साहब। What's your biggest fear for India? मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है, हम अभी उसके आसपास भी नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा फियर ये है कि होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, साइंस को लेकर जिज्ञासा वो कम है। रिलीजियसनेस ज़्यादा हावी है, कास्ट ज़्यादा हावी है, नेशनलिज्म का भी जो
इमोटिव वाला मामला है वो ज़्यादा हावी है, उसके पीछे जो गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम आ रहे हैं। आज वो बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से आज की स्थिति में साइंटिफिक टेम्पर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नहीं, और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियसनेस बढ़ रही है और ब्लाइंड वाली रिचुअल्स वाली बढ़ रही है, ठीक ठाक बढ़ रही है। बट ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो रिलीजियसनेस। इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे लोग जो गांवों में कस्बों में थे जिनके पास बहुत कंटेंट नहीं था, उन्हें खराब कंटेंट पर परोसना शुरू कर दिया है। उन्हें ज़्यादा सुपरस्टिशियस, ज़्यादा अंधविश्वासी बनाना शुरू कर दिया है। और यूट्यूब वगैरह पे अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से 5-7 ही हैं जो कायदे की बात कर रहे हैं। बाकी तो कोई गोबर खिला रहा है, कोई तरह तरह के अंधविश्वास फैला रहे हैं। अजीब किस्म की बात है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, दुख की बात है। उससे बड़े दुख की बात है कि हमारे देश और राज्यों की सरकारें इस पर कठोर कदम नहीं उठा रही हैं, जबकि साइंटिफिक टेम्पर संविधान में डीपीएसयू में लिखा हुआ है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है 51 में। सरकार भी कहती है, लेकिन एक शब्द में कहूं तो बुरा हाल है इस समय, बुरा हाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय, ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, प्लॉटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है, और किताब भी नहीं पढ़ी है। किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहां जहां धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पे चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ी होप क्या है? क्या अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से हम इन सब प्रॉब्लम से शायद बहुत बेहतर तरीके से आगे निकल जाए? भारत की सोसाइटी का ना एक वो शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। शॉक एब्जॉर्बर्स हमारे अंदर बड़े मजबूत हैं हमारे कल्चर में। मीनिंग 5000 साल से हमें कभी ख़त्म नहीं हुए, हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम संभाल लेते हैं, बड़े बड़े झटके झेल लेते हैं। तो हो सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ एक ट्रेंड हो, और कुछ समय का वो ट्रेंड खत्म हो, फिर से हम उस रास्ते पे देखें जो होना चाहिए। और ये भी है कि इस सब के साथ साथ कस्बों में भी, छोटे शहरों में भी, हर पेरेंट के मन में एक सपना है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आजकल हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक उधार लेके करना पड़े। मैं स्कूलिंग की बात विशेष रूप से कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही पढ़ाना है, अच्छे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। मैं प्राइवेट स्कूल को अच्छा नहीं कह रहा, बस अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात जो है, ये टेंडेंसी बताती है कि शायद आज से 2-3 पीढ़ियों बाद स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिसने अच्छे स्कूल से 12-13 साल पढ़ाई कर ली है, उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं होता।